मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित का 19वां लेक्चर। और बीजगणित में हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। पिछले 2 क्लासों में द्विघात समीकरण का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज शुरू होगा प्रश्नावली 4.1। तो ध्यान दीजिएगा। और जो भी छात्र पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुजाकार संकेत है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसको टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और वहाँ पूरा लिंक है, सभी वीडियो का वहाँ लिंक है। वहाँ पे जाके आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और देखने में यदि वीडियो कभी स्पष्ट नज़र नहीं आए, पहली बात तो मोबाइल का लाइट बढ़ा लें आप। दूसरी बात, यहाँ 3 डॉट है, यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट है, यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.1। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 4.1। पहला क्वेश्चन, पहला का एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ax + 1 का होल स्क्वायर, ax + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है जांचें कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। जांचना है निम्नांकित में कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कई ऐसा प्रश्न दिया हुआ है और जांच के बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहली बात जान लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अक्सर एग्जाम में पूछता है निम्नांकित में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में करता है निम्नांकित में कौन द्विघात समीकरण है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको बताया गया है ax² + bx + c = 0, जहाँ a ≠ 0। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप ax² + bx + c = 0 और ये का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक ना, यह बताया गया है। क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 0 × x² यह पूरा 0 हो जाएगा, तब तो आपका द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब इस रूप में आप कुछ भी लिख रहे हैं 2x² + x + 1 = 0, तो यह आपका द्विघात समीकरण है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। एक और भी लिख लीजिए 3x² + 2 = 0। ध्यान दीजिएगा, a का मान 0 नहीं हो सकता है, b आपका 0 हो सकता है, c आपका 0 हो सकता है। ठीक ना, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता है। b आपका 0 हो सकता है, c आपका 0 हो सकता है। तो यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है। और इसी रूप में हम यह लिखे हैं तो यह द्विघात समीकरण है। यह भी आपका द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, ax² वाला पद है, अचर पद है, ax वाला पद नहीं है। इसका मतलब क्या, b का मान 0 हो गया है। ठीक ना, या और भी कुछ लिखिए 4ax² + 5x = 0, यह भी आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखिए ax² वाला पद है, x वाला पद है, अचर पद नहीं है, अर्थात c का मान क्या हो गया है इसमें 0। ठीक है, तो यही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, मानक रूप है। इस रूप में ऐसा जो भी आएगा वह द्विघात समीकरण होगा। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे आते हैं। तो इसको जांचना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहले हम इसको सरल करेंगे और सरल करने के बाद यदि इसके रूप में आ जाता है, सरल करने के बाद यदि इसके रूप में आ जाता है तो यह द्विघात समीकरण है। और यदि यह इसके रूप में नहीं आएगा तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए देख रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर है। प्लस के बाएं साइड में जो भी है a का मान है, प्लस के दाएं साइड में जो भी है b का मान है। यानी a के जगह में x है और b के जगह में 1 है, तो a + b का होल स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। आप सभी जानते हैं इसको। ठीक ना,
तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, इसी रूप में इसको विस्तारित करना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे ए का मान एक्स आ गुणे बी का मान 1 आ प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे ए अर्थात एक्स गुणे बी अर्थात 1 आ प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। प्लस के बाएं साइड वाला ए है आ प्लस के दाएं साइड वाला बी है, ए के जगह में एक्स है और बी के जगह में 1 है। चलिए यहाँ पे 2 का गुणा दोनों के साथ होगा, ठीक ना। 2 गुणे एक्स आपका 2x माइनस 2 तिहाई 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, सबको इधर लाइए। यह 2x प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छिपा है, ठीक ना। यह प्लस में इधर आएगा जी माइनस में, यह माइनस में इधर आएगा प्लस में, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखिए 2x माइनस 2x प्लस आपका ही कट गया। 6 प्लस 1 आपका क्या हो गया, 6 प्लस 1 आपका क्या हो गया 7 बराबर 0। तो देखिए यह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आया है। ax स्क्वायर वाला पद है अचर पद है, x वाला पद नहीं है, यानी b का मान क्या हो गया है 0। इसमें b का मान 0 हो गया है ना, तो यह आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह इस रूप में आ गया है। ध्यान दीजिएगा ax स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0 लिखेंगे तो ऐसा दिख जाएगा ना जी। हमने कहा ना एक्स स्क्वायर वाला पद है अर्थात यह है, अचर पद है, देखिए अचर पद है, एक्स वाला पद नहीं है, इसका मतलब क्या है इसमें b का मान 0 हो गया है, यहाँ पे देख रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि यह, ध्यान दीजिएगा यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हो गया आपका। हमने इसको सरल किया और सरल करने के बाद में क्या पा गए कि जो मिला है यह मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह क्या है जी द्विघात समीकरण है। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें करते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, ध्यान देते रहिएगा। इसको मिटा रहे हैं। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देते रहेंगे आप लोग। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए फिर इसको भी जांच करके बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या करेंगे जी, इसको हम सरल करेंगे और सरल करने के बाद फाइनली यदि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होगा तो कहेंगे यह द्विघात समीकरण है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 का गुणा दोनों के साथ होगा, ठीक ना। तो माइनस जो कहते हैं और 2 तिहाई जी 6, माइनस कोष्ठ का अर्थ गुणा, माइनस गुणे माइनस प्लस होगा। जब भी समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस, और समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा माइनस। ध्यान दीजिएगा माइनस जो कहते हैं 2 तिहाई 6, माइनस कोष्ठ का अर्थ गुणा, तो माइनस गुणे माइनस प्लस, समान चिन्ह का गुणा करेंगे हमेशा प्लस होता है। 2 गुणे एक्स आपका 2x, सबको एक साइड में लाइए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये 2x प्लस में इधर आएगा जी माइनस में, 6 माइनस में इधर आएगा जी प्लस में, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदल जाता है ना, यानी पक्ष बदलते हैं तो चिन्ह बदलता है। 2x प्लस में इधर आया बराबर के इधर आया माइनस में, 6 माइनस में बराबर के इधर आया प्लस में,
और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x होगा ना, माइनस 2 माइनस 4 और x है तो x, अर्थात माइनस 4x आप प्लस 6 बराबर 0। यह भी देखिए आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको लिख रहे हैं, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा और इसमें ऐसे भी कुछ विशेष है नहीं। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा आप। और हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 2 देख रहे हैं, ठीक ना। अब 1 में ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है, आप उसको कीजिएगा, ठीक है, आप उसको कीजिएगा और दिक्कत होता है तो बताइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 प्रश्न है और उसको कह रहा है कि जो भी स्थिति है उसको द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करें। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 प्रश्न है, केवल द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेना है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, पहले 2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, किसी भूखंड का क्षेत्रफल किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक यहाँ कर लीजिए, थोड़ा सा और बेहतर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो तो इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर ही बोल दिया, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 4 प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कहा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो तो अर्थात अब इस स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। ऐसे तो हम निकाल भी सकते हैं कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या है, ठीक है, निकाला भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल द्विघात समीकरणों के रूप में ही निरूपित कर देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पुनः आइए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। हम कोई भी ऐसा द्विघात समीकरण लिखें इस रूप में, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, या y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, या z स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, यह सब का सब द्विघात समीकरण है ना जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण में आपका एक ही चर होता है, चर x रहेगा तो x से चर रहेगा, ax रहेगा तो x से रहेगा, y रहेगा तो y रहेगा, z रहेगा तो z ही रहेगा, ठीक ना। द्विघात समीकरण में आपका एक ही चर होता है। देखिए इसमें x है तो x से चर है आपका,
यहाँ पे y है तो y है, z है तो z है। यह आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अब नहीं है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो कहने का अर्थ है द्विघात समीकरण में आपका एक ही चर होता है, तो क्वेश्चन को हम एक ही चर मान के बनाएंगे, ठीक ना। यदि कभी हम दो चर मान भी लिए तो उसको एक चर में हम बदलेंगे, द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे, तभी हल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ द्विघात समीकरण में आपका एक ही चर होता है, क्वेश्चन को एक ही चर मान के बनाना है। चलिए अब ध्यान देते रहिएगा। क्वेश्चन कहा यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो, ठीक ना। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई को हम मानेंगे x, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लिया हमने चौड़ाई x मीटर, इसलिए लंबाई देखिए क्या, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो, चौड़ाई को x माना गया है ना जी, तो x का दुगुना क्या हो जाएगा 2x। अब इससे भी 1 मीटर अधिक हो तो 1 मीटर अधिक करने के लिए +1 जोड़िए, तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x + 1 मीटर, 2x + 1 मीटर। कोई दिक्कत? पुनः समझिए, चौड़ाई को हमने x माना ना, चौड़ाई को तो हम x माने हैं, चौड़ाई x माना गया है, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई तो x माना गया है, इसलिए लंबाई पे विचार कीजिए। कहा लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई आपका चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक हो, तो चौड़ाई x है तो x का दुगुना क्या हो जाएगा 2x। अभी इससे भी 1 मीटर अधिक है तो +1 कीजिएगा तब ना 1 अधिक होगा, तो लंबाई क्या निकला 2x + 1 मीटर। चलिए अब इसका क्षेत्रफल क्या दिया है जी, चूंकि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है 528 वर्ग मीटर, नहीं। अब आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है जी, लंबाई आपका 2x + 1 और चौड़ाई क्या है जी x बराबर 528। कोई दिक्कत? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है ना 528 वर्ग मीटर, तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर 528 और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इतना गुणे चौड़ाई आपका x बराबर 528। अब गुणा कीजिए, ax का गुणा दोनों के साथ होगा, ax गुणे 2x आपका 2x² होगा, 2 ज्यों का त्यों, x का 2 बार गुणा तो x का पावर 2 होता है ना जी, ऐसे ही प्लस ax एकम ax, ठीक है, बराबर 528। ध्यान दीजिएगा, तो 2x² + x, ये प्लस में है इधर आएगा हो माइनस में, -528 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। क्या किए हम, द्विघात समीकरण के रूप में इस स्थिति को निरूपित कर दिए ना, इस स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कर दिए ना, तो यही आपका आंसर रहा। अब हम चाहें तो यहाँ से भूखंड की लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं, तो खैर आगे ऐसा किया जाएगा, ठीक ना। तो यही पहला क्वेश्चन रहा। कोई दिक्कत? आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं, आप ध्यान देते रहिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, द्विकर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, द्विकर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ध्यान दीजिएगा, द्विकर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब इस स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। यहाँ भी हम चाहें तो दोनों कर्मागत धन पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे वह काम नहीं करना है, केवल द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए अब लिखते हैं, इस
द्विघात समीकरणों के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें या निरूपित करें। ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें, या आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर ही लिख दिया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। ठीक ना। चलिए, तो प्रश्न है आपका, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है। अब चलिए पूर्णांक क्या होता है जरा एक बार विचार कर लिया जाए। देखिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब आपका पूर्णांक है। ठीक ना। पूर्णांक का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण जोड़ अंक बराबर पूर्णांक, पूर्ण जोड़ अंक बराबर पूर्णांक। ठीक है। पूरा पूर्णांक ही पूर्णांक होता है, भले वह प्लस में हो या माइनस हो या 0 हो। ठीक ना। कभी कभी आप लोग को सस्पिशन की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसा जो मिश्र भिन्न होता है, इसे एक पूर्णांक 1/2, चूंकि हम इसको पढ़ते हैं एक पूर्णांक 1/2, तो किसी विद्यार्थी को लगता है यही पूर्णांक है, जबकि यह पूर्णांक नहीं है। ठीक है। हम पढ़ते हैं 2 पूर्णांक 1/2, तो कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि यही पूर्णांक है, जबकि आपका यह पूर्णांक नहीं है, यह तो मिश्र भिन्न है। ठीक ना। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्णांक, भले वह प्लस में हो या माइनस हो या 0। चलिए, अब थोड़ा सा क्रमागत को देखा जाए। देखिए, कह रहा है दो क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार, दो गो लगातार धन पूर्णांक है। ठीक ना। देखिए, धन पूर्णांक अब यहाँ शुरू हो रहा है। ठीक ना, यहाँ से शुरू हो रहा है। दो क्रमागत यानी दो गो लगातार धन पूर्णांक है, जिसका गुणनफल क्या है, 306 है। क्रमागत यानी लगातार, दो गो लगातार धन पूर्णांक है। ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यह कितना से बढ़ रहा है जी, 1-1 से बढ़ रहा है ना। 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 मिलेगा, 2 में फिर 1 जोड़िएगा 3 मिलेगा। तो पहला धन पूर्णांक को x मानेंगे तो दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा, x + 1, क्योंकि कितना से बढ़ रहा है, तो 1 से ना मेरा बढ़ रहा है जी। क्रमागत, क्रमागत यानी लगातार, दो गो लगातार धन पूर्णांक है, और धन पूर्णांक कितना से बढ़ रहा है जी, 1 से बढ़ रहा है ना। 1 में 1 जोड़िएगा 2 मिलेगा, 2 में 1 जोड़िएगा 3 मिल जाएगा। नहीं, तो पहला धन पूर्णांक को x मानेंगे तो दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा, x + 1। ठीक ना। चलिए, अब मान रहे हैं, माना पहला धन पूर्णांक बराबर x। ध्यान दीजिएगा, माना पहला धन पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा धन पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा जी, इसमें 1 बढ़ जाएगा ना, इसमें 1 जुट जाएगा ना, x + 1, x + 1। ठीक है। प्रश्न से देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इनका गुणनफल क्या है जी, 306 है। तो दोनों को गुणा कीजिए, x × x + 1, इनका गुणनफल 306 है, यानी इनका गुणनफल 306 के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ से हमको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो x का गुणा इसके साथ और इसके साथ भी, ठीक ना, कोष का अर्थ गुणा होता है, ax × x आपका x², ax का 2 बार गुणा तो x का पावर 2 होगा ना, प्लस ax एकम आपका x होगा। ठीक है, बराबर 306। यहाँ भी हम इसको इधर ला सकते हैं, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबको एक तरफ कीजिए, या तो ज्यों का त्यों उतारे, बराबर के उधर 306 प्लस में है, आगे कोई चीज नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, यह इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। द्विघात समीकरण हम प्राप्त कर लिए। केवल इसको द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है ना, तो यही मेरा क्या हो गया जी, यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। पुनः वीडियो को आप पॉज करके इसे उतार सकते हैं, ठीक ना, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप। अब इसका ये क्वेश्चन और देख लिया जाए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए।
चलिए, तो 2 का हमने 1 देखा, 2 देखा, चलिए अब 4 देख रहे हैं, 2 का 4 देख ले रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका तीसरा प्रश्न छूट रहा है, उसको आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। 3 घंटे अधिक समय लेती। इस स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, ध्यान दीजिएगा। इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, अर्थात व्यक्त करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका कहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो इस स्थिति को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। हम चाहें तो रेलगाड़ी की चाल निकाल भी सकते हैं। चलिए निकालने का काम अगले चैप्टर से किया जाएगा, ठीक ना, तो ध्यान दिया जाएगा। क्वेश्चन आपका यही है। अब चलिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिए जी? रेलगाड़ी की चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। ध्यान दीजिएगा, चूंकि दूरी आपका क्या है जी? 480 किलोमीटर। दूरी आपका 480 किलोमीटर है ना। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी क्या है जी आपका? 480 किलोमीटर। इसलिए समय क्या लगेगा जरा निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है जी? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। फार्मूला लिखते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। चलिए होता है, दूरी क्या है जी आपका? 480 और चाल क्या माने हैं जी? x। ये आपका घंटा हो गया, ठीक ना। हमने रेलगाड़ी की चाल को मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी आपका है 480 किलोमीटर, तो समय निकाल लिए। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी आपका 480 है और चाल आपका x है, यानी इतना घंटा, ठीक ना। क्वेश्चन में कहा यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। स्वाभाविक है, चाल कम हो गया है तो समय ज़्यादा लगेगा ना जी। चाल घट गया तो समय तो ज़्यादा लगेगा किसी दूरी को तय करने में। चलिए, तो समय इतना लगा जब रेलगाड़ी की चाल, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहा यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी पहले के चाल से तुलना कर रहा है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले के चाल से तुलना कर रहा है ना, कि पहले जितना भी चाल से चला अब उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, तो पहले का चाल क्या है जी? x किलोमीटर प्रति घंटा ना।
यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो अब रेलगाड़ी का चाल इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता। तो इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी इसमें से 8 आप घटाइएगा, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, जब रेलगाड़ी की चाल, पहले तो रेलगाड़ी का चाल रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले के चाल से तुलना कर रहा है ना, तो पहले तो चाल इतना है तो अब चाल कितना होगा, इससे 8 कम होगा, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, इसलिए अब समय निकालिए, दूरी तो आपका वही है, तो फिर आपका समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है वो 480, और चाल अब कितना हो गया है x माइनस 8 इतना घंटा। ध्यान दीजिएगा, पहले समय आपका इतना लगा, लेकिन चाल जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो अब रेलगाड़ी कितना समय लेती है, इतना समय लेती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अब हम समीकरण को स्थापित करेंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। कहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। यानी जब रेलगाड़ी का चाल घट गया है तो जो समय लगा है पहले के समय से 3 घंटा ही क्या है, अधिक है। फिर यहाँ पे समय से तुलना कर रहा है, ठीक है, पहले इतना समय लगा ना जी, पहले का समय आपका यह है, लेकिन चाल पहले से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो अब जो समय लगा पहले से क्या है 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी बाद वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटा क्या है जी, अधिक है। कोई दिक्कत? बाद वाला जो समय है पहले वाले समय से 3 घंटा यह अधिक है, तो बाद वाला ना 3 घंटा अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे 3 बचेगा ना जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए चलिए बाद वाला जो समय है पहले वाले समय से 3 घंटा क्या है, अधिक है, यह अधिक है इससे, तो इसमें से इसको घटाएंगे 3 घंटा बचेगा ना। 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x बराबर कितना जी, 3 होगा ना। बाद वाला समय आपका पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक है, क्योंकि चाल घट गया है ना, तो चाल घट जाएगा तो समय अधिक लगबे करेगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे 3 घंटा नहीं बचेगा, बचेगा। चलिए अब इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, इतना और इतना का लॉस इतना गुणे इतना ही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना गुणे x 480 गुणे x आपका 480x माइनस इतना गुणे इतना 480 इंटू x माइनस 8 बराबर 3। भिन्न का जोड़े घटा हुआ है। चलिए 480x माइनस 480 गुणे x आपका 480x, अब माइनस गुणे माइनस जी प्लस, माइनस को उसका अर्थ गुणा, माइनस गुणे माइनस प्लस, समान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा प्लस और असमान चिन्ह का गुणा करते हैं हमेशा माइनस, तो माइनस गुणे माइनस आपका प्लस, 480 का 8 के साथ गुणा, ध्यान दीजिएगा, तो 8 गुणे 0 आपका 0 होगा, 8 अठाई 64 के 4 6, 8 चौका 32 6 38 40 बटा x गुणे x आपका x स्क्वायर माइनस x गुणे 8 आपका 8x होगा ना, x गुणे x स्क्वायर, x का 2 बार गुणा तो x का पावर 2 होगा ना जी, माइनस 8 गुणे x आपका 8x बराबर क्या जी 3। अब यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, कट गया। चलिए ऊपर क्या बचा 38 40 अब बटा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, बट्टा के नीचे 1 लिख लेते हैं, सुविधा के लिए लिख रहे हैं, ठीक ना, लिखना जरूरी नहीं है। अभी कट भी रहा है जी, 3 कटेगा, 12 तिहाई 36, चलिए 12 तिहाई 36, ध्यान दीजिएगा 3 कट गया, 12 तिहाई 36, 38 में से 36 घट जाएगा, 2 बचेगा ना, 2 4 24 हो गया, तो 8 3 का 24 आई 0 उतर गया, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए।
अब आपका ऊपर 1280 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/1 बचा, ध्यान दीजिएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा किया जाए तो इतना एकम इतना ही होगा ना। चलिए थोड़ा सा और इसको लाइन को इधर करते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा तिरछी गुणा, इतना एकम इतना ही होगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर इतना एकम इतना ही होगा ना 1280। अब सबको एक तरफ कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ध्यान दीजिएगा यह प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब यही आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। क्या चीज में हम व्यक्त कर दिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में हम व्यक्त कर दिए, निरूपित कर दिए, ठीक ना। तो यही आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर का समापन किया जाता है। धन्यवाद।